हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो। मित्रों, जिस चीज़ की आज चर्चा करने जा रहे हैं, गणित की जिस शाखा की चर्चा करने जा रहे हैं, यह कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक है। यह पहली बार इस शब्द को सुन रहे होंगे। और मैं बता दूं कि जो चैप्टर को हम पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यह त्रिकोणमिति। अब सवाल यह उठता है कि आपके मन में यह आ रहा होगा, हमें त्रिकोणमिति पढ़ने की बात यह कर रहे हैं, हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ें? इस त्रिकोणमिति को हम क्यों पढ़ें? तो मैं आपको बता दूं, त्रिकोणमिति गणित की ऐसी शाखा है जो हमारे दैनिक जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई है। जब हम देखते हैं गांव में घर बनते हैं तो लोग नक्शा बनवाने जाते हैं, पुल बनते हैं तो नक्शा बनते हैं, नक्शा इंजीनियर पास करता है और इंजीनियर को यह पता नहीं होता वहां पर पहले से कि हाँ ये पुल बना हुआ था, उसी को देख के बना दिया, ऐसा नहीं होता है। वह ऊपर जाकर के बिल्डिंग को किस एंगल से जोड़ दे, यह नॉलेज उसके पास होता है। वह नॉलेज कैसे आता है? तो आपको मैं सीधा सा जवाब देना चाहता हूं, वह नॉलेज है त्रिकोणमिति के द्वारा। त्रिकोणमिति के ज्ञान से ही हम इमारतों के नक्शे बनाते हैं, पुलों के नक्शे तैयार करते हैं। अर्थात दैनिक जीवन से बिल्कुल जुड़ी हुई त्रिकोणमिति है। कोई वृक्ष है, तो अगर मान लीजिए आप लकड़ी के व्यवसायी हैं, वृक्ष की ऊंचाई देखकर ही, जमीन से बिना उसको नापे, आप जमीन पे खड़े होकर के भी त्रिकोणमिति के सहारे पेड़ की ऊंचाई बता सकते हैं। तो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है त्रिकोणमिति। तो इसको जानने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, हाई स्कूल में जहां तक विशेष रूप से जिस चीज की जरूरत है, उसकी बात हम लोग करते हैं। हम आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज पर देखिए, त्रिभुज क्या है? त्रिभुज जब त्रिभुज क्या है? त्रिभुज भुजाओं के आधार पर, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से बद्ध आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्योंकि हमें हमारा यह टॉपिक त्रिभुज है नहीं, हल्की सी जरूरत है, इसलिए बता दे रहे हैं कि त्रिभुज तीन भुजाओं से बद्ध आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो जैसे ABC एक क्या है, यह त्रिभुज है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार यहां देखिए क्या, त्रिभुज तीन भुजा, यानी तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से अगर हम कह दें यहां पर तीन कोणों से भी तो घिरी आकृति है, इनका अगर नामकरण हम कोणों के आधार पर कर दें, तो ये देखिए क्या है, तीन कोणों के आधार पर घिरी हुई आकृति ये है, एक, दो और ये तीसरा कोण। तो ये अगर तीन कोणों से घिरी हुई आकृति है, तो इसी त्रिभुज को अगर कोणों के आधार पर नामकरण करना चाहें तो क्या करेंगे? कोणों के आधार पर इसका नामकरण होगा त्रिकोण। तो आपकी इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जो त्रिभुज है उसी का नाम त्रिकोण भी है। यानी त्रिकोण और त्रिभुज एक दूसरे की पर्यायवाचियां हैं। त्रिकोण और त्रिभुज एक दूसरे की पर्यायवाची है। अगर हम यहीं से त्रिकोणमिति शब्द पर ख्याल करें तो त्रिकोणमिति किससे बना है? त्रिकोणमिति त्रिकोण और प्लस मिति से बना है। देखिए, और त्रिकोण का मतलब अभी अभी आपने समझा है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। जैसा कि आपने पढ़ा ना, ज्यामिति। ज्यामिति में क्या, ज्या माने पृथ्वी होता, मिति माने मापना होता है। उसी प्रकार से यहां पर त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, मिति माने मापना। यानी गणित की वह शाखा, ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपको मिल गई। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के अंगों का मापन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिकोण के अंगों, अब चाहे त्रिकोण के अंगों कहिए या फिर त्रिभुज के अंगों, त्रिभुज के अंगों का मापन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाती है। अब सवाल यह उठता है कि त्रिभुज के अंग क्या है? त्रिभुज के अंग,
त्रिभुज के कितने अंग होते हैं? त्रिभुज के 6 अंग हैं। त्रिभुज के 6 अंग हैं। 6 अंग कैसे हो गए? 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं और 3, अब समझ गए होंगे, 3 कोण बराबर 6 अंग हैं। यानी त्रिभुज के 6 अंग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। और इन्हीं 6 अंगों, भुजाओं और अंगों का जो मापन है, भुजाएं हैं, कोणे हैं, इन्हीं का मापन करने का जो तरीका है वो हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत सीखते हैं। अब जहां तक हाई स्कूल का सवाल है, तो हाई स्कूल में हम लोग समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो आपको जानना यह आवश्यक है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज वह होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो जाए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो जाए, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहां पर समकोण त्रिभुज स्पेशल कंडीशन है जो हाई स्कूल में अप्लाई होगा। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण समकोण हो जाए तो हम कहेंगे ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में देखिए 2 न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, 2 न्यून कोण त्रिभुज। अगर मान लीजिए इसको हम इस कोण को थीटा माने, क्योंकि कोणों के लिखने की जो परंपरा है, परिपाटी है, उसमें हम कोणों को सामान्यतः अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, म्यू, न्यू, लैम्डा इस तरह के प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा ये थीटा है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, आप इसी तरह से थीटा, इन सब संकेतों का प्रयोग कोण के लिए किया जाता है। कोण को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, फाई, साई, थीटा, म्यू, न्यू, लैम्डा, इस तरह तमाम नाम जो ग्रीक वर्ड हैं, इन ग्रीक वर्डों का हम लोग कोण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा कि यह अगर समकोण त्रिभुज है, इसमें अगर इस न्यून कोण को हमने पकड़ लिया, अगर इस न्यून कोण थीटा को लिया जाए, यहां के कोण का नाम हमने थीटा का दिया जाए और भुजाओं का नामकरण किया जाए, तो हम इस भुजा को देखिए, जो समकोण त्रिभुज है, जो न्यून कोण वाला त्रिभुज है, इस न्यून कोण वाला कोण है, इससे सटी हुई 2 भुजाएं हैं। एक बड़ी भुजा है, एक छोटी भुजा। जो बड़ी भुजा है उसको हम कर्ण कहते हैं, ये कर्ण है। और जो न्यून कोण से समकोण वाले को मिलाती है, इसको हम कहेंगे आधार। ये आपका आधार। और ये देखिए समकोण बनाने वाली जो दूसरी भुजा है, इसको हम कहेंगे लंब। तो इस प्रकार से हमें समकोण त्रिभुज में जानकारी हुई। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, आधार और कर्ण। भुजाएं तो सब में 3 होती है, लेकिन यहां पर स्पेशली नाम रखा गया है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का। समकोण त्रिभुज की लंब, जो समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं हैं, उनमें एक लंब है और एक आधार है। यह कोण अगर लिया, यानी न्यून कोण, जो न्यून कोण लिया जा रहा है, उस न्यून कोण से सटी हुई भुजा, छोटी भुजा जो समकोण की तरफ जा रही है, छोटी भुजा वो आधार कहलाती है, और जो दूसरी समकोण बनाने वाली भुजा है वो लंब कहलाती है। अगर हम यहाँ के एंगल को ले लें, इसको थीटा मान लें या इसको कोई न्यून कोण मान लें, और इस कोण के सापेक्ष हम पूछे लंब कौन होगा, तो इस भुजा, इस एक को अगर हम न्यून कोण माने तो इसके आधार पे यह लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कर्ण वही रहेगा, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग ये जान गए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, और समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वह लंब, आधार और कर्ण में विभाजित होती हैं। 3 भुजाएं होती हैं, तीनों के नामकरण किए गए हैं। अब हम लोग आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात पर। त्रिकोणमिति अनुपात ये बहुत काम की चीज है आपके।
त्रिकोणमितीय अनुपात है, अनुपात या फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात, टेग्नोमेट्रिक रेशियो। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखिए, हम कुछ चीजें आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। जैसे हमने पढ़ा है, किसी भी त्रिभुज में बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है तथा छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ऐसा पढ़ा है ना? इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में कोई ना कोई संबंध है। तो उसी संबंध को व्यक्त करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात बना है। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में जो संबंध होता है, उसी संबंध को व्यक्त करने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग होता है। या ऐसे कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात है, उनको कोणों के माध्यम से व्यक्त कर देना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। अब यह बात आप थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं। चलिए, हम एक त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एबीसी हमारे सामने बना हुआ है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में हम त्रिभुज की तीन भुजाएं जो एबी हैं, बीसी हैं और एसी, इन तीन भुजाओं में अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कितने कौन कौन से अनुपात बन सकते हैं। चलिए, हमने तीन भुजाएं पकड़ा। हमारे पास भुजाएं कौन कौन सी हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शुरुआत है। शुरुआत में अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बीसी और एसी, ये आपकी तीन भुजाएं हैं। अगर तीन भुजाओं में हम दो दो भुजाओं को लेकर के अनुपात बनाएं तो अनुपात क्या बनेंगे? तो अनुपात हो जाएगा AB हमने बटे AC कर लिया। दूसरी भुजा हमने लिया और वहां पर लिख दिया BC बटे AC कर लिया। अब देखिए, AC की भाग दोनों में दे दिया। तीसरे पे आते हैं हम, AB बटे BC कर लिया। चलिए, तीन भुजाएं हमने कर ली, तीन इधर लिख देते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करें? BC बटे AB भी कर सकते हैं। अब क्या बचा? AC बटे AB और AC बटे BC। अब आप बनाइए। देखिए, तीन भुजाएं थी, AB BC AC। AB में हमने AC की भाग दिया, फिर BC में हमने AC की भाग दिया। ये दो अनुपात बने। AB में हमने BC की भाग दिया, AC की भाग दे चुके थे, BC की भाग बाकी थी। फिर उसके बाद BC में हमने AB की भाग दिया और BC में AC दे चुके हैं। यानी ये जो छह प्रकार से हमने इन भुजाओं को बटे के रूप में लिख दिया, इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है लिखने का। इस छह तरीके से ही लिखा जा सकता है। और ये जो छह तरीके, छह अनुपात हैं, इनको हम कोण के आधार पर कुछ विशेष नामों का इस्तेमाल करते हैं व्यक्त करने के लिए। कोणों के आधार पे इन अनुपातों को व्यक्त करने के लिए जो अनुपात हैं, देखा गया ये कोण एक विशेष अनुपात में कोण भी घटते और बढ़ते हैं भुजाओं के आधार पे। तो जितना जो घटने बढ़ने का कार्यक्रम है, उसको हम लोग इसे कहते हैं साइन थीटा। साइन थीटा। ये देखिए, जो आपका AB बटे AC लिखा गया है, अगर हम चाहें इसी को AB जो लिखा गया है, इसको चाहें तो लिख दें लंब और बटे AC का मान कर्ण। लंब बटे कर्ण। जो लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात है, वही साइन कहलाता है, वही साइन है। और जो आधार और कर्ण का अनुपात है, यानी आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात है, इसी को कास कहते हैं। और इसके बाद जो लंब और आधार का अनुपात है, यह आपका काट है। यही मुख्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। ये देखिए, ये जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यही मुख्य है। अब इसके बाद हम देखें तो ये देखिए क्या, BC बटे AB, BC बटे AB कहीं आपको मिलेगा, BC बटे AB। ये देखिए BC बटे AB, जो आपका लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब कर दिया, यानी इसी को उलट दिया गया। सॉरी, यहां पर काट लिख दिया गया है, साइन कास टैन।
अब देखिए यहां पर यह BC आधार बटे लंब है, यह आपका हो जाएगा काट काट। इसी तरह से या देखिए AC कर्ण बटे लंब, जिसको आप कासेक कहते हैं और इसको हम लोग सेक कहते हैं, सेक। इसे याद करने का साधारण सा फार्मूला है जिसके आधार पे हम याद करें। ध्यान दीजिएगा, ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल गए हैं, ये जिंदगी भर आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं, बिल्कुल पूरी जिंदगी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर आपने इसको याद कर लिया, अभी तो थोड़ा सा लग रहा होगा ये नई चीज साइन थीटा अल्फा बीटा गामा ये सब अवार्ड लैम्डा थमड़ा क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में आपके समझ में आएगा इसका बहुत महत्व है। आप इंटर में जाएंगे वहां भी पढ़ेंगे, आप इंटर से आगे BSc करेंगे, MSc करेंगे, चाहे जहां गणित की चर्चा होगी वहां इनका जिक्र जरूर होगा। इसलिए थोड़ा सीरियस होकर के ध्यान दीजिएगा। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको याद करने का एक साधारण सा फार्मूला देते हैं, एक साधारण सा फार्मूला। जो कर्ण है, कर्ण हिंदी में चूंकि का से शुरू हो रहा है इसलिए के मान लिया जाए, आधार को हम ए मान ले और लंब को यल मान ले। अगर इसको यल मान ले, इसको आधार को ए मान ले, कर्ण को के मान ले, इस आधार पे हम देख रहे हैं इसे लाल बटे कक्का लिख दें, लाल बटे कक्का। इससे हमारा फार्मूला भी मिल गया। देखिए लाल बटे कक्का, पहला क्या है लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा, इसका मान पहला वाला क्या व्यक्त करेगा, यह हो जाएगा साइन थीटा। दूसरा क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यह हो जाएगा आपका कास थीटा। तीसरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार इसका नाम क्या है टैन थीटा। आप याद करने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं लाल बटे कक्का। यह आपका क्या है पहला वाला साइन बटे ये लंब बटे कर्ण जिसको साइन थीटा, आधार बटे कर्ण जिसको कास थीटा और लंब बटे आधार जिसको हम कहेंगे टैन थीटा। अब इसी को उल्टा कर दिया जाए, ये तीन आपके मिल गए। अगर इसी को कक्का बटे लाल कर दिया जाए, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल, तो देखिए हमारा क्या मिला, यहां से कर्ण, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब AC बटे लंब का मान AB, AC बटे AB, ये क्या मिल गया कासेक थीटा, कासेक थीटा। इसी तरह से दूसरा मिला कर्ण बटे आधार यानी AC बटे BC, AC बटे BC ये वाला मिला, यानी दूसरा आपका सेक थीटा। और तीसरा मिल गया आपका काट थीटा। इस तरह से हमने देखा कि आपके पास त्रिकोणमिति के 6 फार्मूले मिल गए। ये 6 फार्मूले जिनको आप किसी भी कीमत पर बिना याद किए आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इनको आप जरूर याद करेंगे। ये जब 6 फार्मूले मिल गए तो त्रिकोणमिति जो अनुपात साइन कास टैन सेक कासेक काट, ये जो 6 फार्मूले हैं जिसको हम लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल के रूप में याद करेंगे, इन फार्मूलों में कुछ संबंध हैं, उन संबंधों को हम देखते हैं। चलिए थोड़ा सा संबंध हम देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं इनमें क्या संबंध है, इसको देखने के लिए, जानने के लिए आप इसी 6 फार्मूलों को ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है देखिए, यह लिखा गया है लंब बटे कर्ण और यहां देखिए क्या है कर्ण बटे लंब। अगर आप चाहें तो इसको भुजा के रूप में आप निर्धारित कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, या फिर इसको देख लिया कि आपको और आसानी होगी। ये देखिए लंब बटे कर्ण, अब ये क्या है कर्ण बटे लंब, इसी का उल्टा है। यानी साइन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा क्या है
साइन का उल्टा कासेक है। देखिए ये लंब बटे कर्ण है, ये कर्ण बटे लंब है, यानी साइन का उल्टा कासेक मिल गया आपको। तो हम कहेंगे ये साइन जो है साइन का उल्टा कासेक है, कासेक, यानी साइन थीटा और ये हो गया कासेक थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कहें दूसरे पर आइए, ये देखिए आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार, यानी काश थीटा का उल्टा है सेक थीटा। और तीसरा लंब बटे आधार, या आधार बटे लंब। इसी प्रकार से tan थीटा का उल्टा है काट थीटा, tan का उल्टा काट है, यानी काट को अगर उलट दिया जाए तो tan हो जाएगा, यानी tan बराबर tan हो जाएगा। अब बात करते हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान देने वाली बात है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की जब बात करते हैं, जैसे ये त्रिकोणमितीय अनुपात, देखिए साइन लिखा है, कास लिखा, tan, हर जगह हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को व्यक्त करते समय हम स्मॉल लेटर का ही, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए। और दूसरी बात, हो सकता है किसी के दिमाग में ये बात आ रही हो कि जो साइन लिखा गया है साइन और थीटा का गुणनफल है। नहीं भैया, ये साइन और थीटा का गुणनफल नहीं है। साइन थीटा का मतलब आप ये कतई नहीं लगाएंगे साइन गुणे थीटा, ये कतई नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ऐसा मत समझिएगा साइन थीटा का मतलब साइन गुणे थीटा, साइन में थीटा की गुणा किया तो साइन थीटा हो गया। नो नो नो, साइन कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जब तक उसके साथ थीटा ना लगा हो। कास का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसके साथ थीटा ना हो। यह ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई मशीन हो जिसका नाम साइन है, जिसमें थीटा लगा देते हैं या थीटा डाल देते हैं तो उसका परिणाम आ जाता है। आपको बाद में ये पता चलेगा, ये साइन के साथ थीटा माने कोण, ये साइन के साथ 30 अंश लगा दिया तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। ये बात इस तरह कुछ मान आ जाते हैं। यानी साइन एक ऐसी मशीन है, समझ लीजिए, मशीन के तौर पर आप ऐसे परिभाषित मत करिए, बल्कि ऐसा समझिए कि साइन एक प्रकार की ऐसी मशीन है जिसमें थीटा डाले उसका उत्तर आया। जैसे नहीं थ्रेसर होता है, थ्रेसर मशीन है, थ्रेसर का स्वतंत्र रूप से क्या अस्तित्व, कोई मतलब नहीं है। जब उसमें क्या थ्रेसर के साथ उसके में गेहूं डालते हैं, जो मतलब गेहूं का पूरा पेड़ डालते हैं तो उधर से भूसा और गेहूं बाहर आता है। ठीक इसी प्रकार से त्रिकोणमिति में साइन एक प्रकार से एक मशीन है जिसमें हम थीटा डालते हैं तो इसका रिजल्ट आता है, कोई रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, परिणाम चाहे जो, लेकिन परिणाम आता है। यही इसी प्रकार से कास के लिए, टैन के लिए, किसी के लिए भी हम ये कतई नहीं सोचेंगे कि कास, साइन, काट, टैन, इन सब के अगर आगे थीटा लगा है तो इसका मतलब यह है कि कास गुणे थीटा है, ऐसा कतई नहीं सोच सकते। अगर ऐसा kरेंगे तो बहुत बड़ी फॉल्ट है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय, इसकी भी बहुत जरूरत है, इसलिए इसको जानना आवश्यक है। पाइथागोरस प्रमेय केवल उसका एप्लीकेशन, उसका प्रयोग कैसे करना, बस यही हमको जानना है। अगर मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज हो ABC, यहां पर 90 डिग्री हो और यह भुजा आपकी 3 हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो यह समकोण त्रिभुज है। क्योंकि हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी त्रिभुज, याद कर लीजिएगा इसको, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है।
अगर यह समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, ये 90 डिग्री है, तो यहां कह सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या होगा, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, ये होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय कहती है। जब पाइथागोरस प्रमेय ऐसा कह रही है तो हम इससे हल्का सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें यह बात समझ में आया, इसको आपको कक्षा 7 में आपने इसे पढ़ा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, निश्चित रूप से याद करिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इसी पर आधारित एक सवाल करते हैं। यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 25 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 4 16 9 25 25 बराबर हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है। अब यहीं से अगर यह कोण थीटा हो, या कोण थीटा हो, तो हम आपसे पूछें कि साइन थीटा का मान क्या होगा। इस त्रिभुज के लिए साइन थीटा का मान क्या होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। चलिए भैया, अभी अभी आपने पढ़ा है साइन थीटा, तो यहां से क्या साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। अब हमने बताया था लंब क्या होता है। अगर यहां थीटा हो तो इस थीटा के सटी हुई दो भुजाएं हैं, इनको छोड़ करके जो तीसरी भुजा वो लंब होती है। ये आपका न्यून कोण है, इसके सामने वाली भुजा जो है वह लंब है। तो लंब कितना हो गया यहाँ पर 4, कर्ण कितना हो गया 5। तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 4/5। अगर यहीं से पूछ दिया जाए आपसे काश थीटा का मान क्या होगा, काश थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया 3 बटे कर्ण का मान 5। इसी प्रकार से अगर tan थीटा का मान पूछ दिया जाए तो ये कितना होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगर लंब बटे आधार है तो लंब कितना है 4/3। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए cosec थीटा, साइन का उल्टा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा होता है। यहां हमने लिखा है साइन का उल्टा कासेक होता है, यानी साइन को उल्टा कर दिया जाए, यहां 4/5 है, इसको 5/4 कर दिया जाए, कासेक हो जाएगा, या कर्ण बटे लंब का दिया जाए। कौशिक के बाद अगर आप चाहें तो सेक थीटा का मान निकाल सकते हैं। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा आपका किसका उल्टा होता है, कास का उल्टा होता है, यहाँ 5/3 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछें काट थीटा का मान क्या होगा, काट थीटा का मान होता है tan का उल्टा, तो ये 3/4 हो जाएगा, या आधार बटे लंब कह सकते हैं। हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा किए हैं और इसके आधार पे हम कक्षा 10 की गणित की एक्सरसाइज को करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।